गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में हीरा की रानी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे जीवन की मौलिक इकाई, और जीवन की मौलिक इकाई के पढ़ते समय हमने कोशिका के बारे में अध्ययन किया था कि कोशिका की खोज किसने की, केंद्र की खोज किसने की, और साथ ही साथ हमने इसकी आकृति व आकार के बारे में कुछ अध्ययन किया था। अब एक कोशिका है, सजीवों में पाई जाती है, जीव जंतु और पेड़ पौधों के अंदर पाई जाती है। ये जो कोशिका है इसकी संरचना और संगठन क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कोशिका के मुख्य 3 घटक होते हैं। कोशिका के मुख्य घटक, कोशिका के 3 पार्ट मुख्य होते हैं जिनसे कोशिका मिलकर के बनी होती है। उसमें है प्लेज्मा झिल्ली, प्लेज्मा झिल्ली, प्लेज्मा झिल्ली प्रथम। दूसरा है कोशिका द्रव्य, तीसरे होते हैं केंद्रक। ये 3 मुख्य पार्ट है जिनसे मिलकर के कोशिका बनी हुई होती है। अब ये कोशिका क्या करती है, ये सभी क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं होती है कोशिका के अंदर, इन्हें तीनों पार्टों के द्वारा संपन्न होती है। मुख्य भूमिका होती है प्लेज्मा झिल्ली, केंद्र, कोशिका द्रव्य की होती है। और ये अपने बाह्य वातावरण से होने वाली क्रियाओं को भी, यानी कोशिका के अंदर व कोशिका के बाहर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, इनसे संबंधित क्रियाएं होती है, उनको ये नियंत्रित करती है। इसका मुख्य तो प्रथम भाग है प्लेज्मा झिल्ली। प्लेज्मा झिल्ली के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्लेज्मा झिल्ली क्या होती है। इसे प्लाज्मा या प्लेज्मा झिल्ली कहते हैं। जब हम कोशिका की संरचना बनाते हैं तो इस प्रकार मान लो ये कोशिका है और इसके अंदर जो बाहर वाली भाग होता है ये है प्लेज्मा झिल्ली, और ये भाग कहलाता है, बीच में जो कहते हैं ये है केंद्रक, और इसके बीच में जो है केंद्रक, इनके बीच में ये कहलाता है, ये है कोशिका द्रव्य। ये पूरा भाग क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब प्लेज्मा झिल्ली की सबसे, तो प्लेज्मा झिल्ली क्या है, कोशिका की सबसे बाहरी परत। तो क्या है, ये सबसे बाहरी परत है, कोशिका की सबसे बाहर की परत है। और कोशिका की बाहर की परत होने के कारण यह बाह्य वातावरण को कोशिका से क्या करती है, अलग करती है, कोशिका से अलग करती है। और इसमें बाह्य पदार्थ कोशिका के अंदर जा सकते हैं, अंदर वाले पदार्थ बाहर जा सकते हैं। अब प्लेज्मा झिल्ली होती है 2 चीज़ों से मिलकर के बनी होती है। एक तो होती है प्रोटीन व लिपिड। 2 चीज़ों से मिलकर के प्लेज्मा झिल्ली का निर्माण होता है। 2 चीज़ों से मिलकर के प्लेज्मा झिल्ली बनती है। तो ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि प्लेज्मा झिल्ली का निर्माण किन चीज़ों से होता है, तो क्या लिखोगे, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के प्लेज्मा झिल्ली का निर्माण होता है। प्लेज्मा झिल्ली होती है, उसकी एक विशेषता होती है, उसकी विशेषता ये होती है कि वर्णात्मक पारगम्यता का गुण पाया जाता है, और इसे हम बोलते हैं चयनात्मक भी बोल सकते हैं। वर्णात्मक या चयनात्मक पारगम्यता का गुण इसके अंदर पाया जाता है। ये क्या होता है कि कोशिका झिल्ली ये निर्धारित करती है कि कोशिका के अंदर कौन सा पदार्थ आने की आवश्यकता है और कौन से पदार्थ को बाहर भेजना है। इस चीज़ का चयन कौन से करती है, प्लाज्मा झिल्ली करती है। इसी कारण इसको क्या कहते हैं, चयनात्मक पारगम्य या वर्णात्मक पारगम्यता का गुण कहते हैं। कि प्लेज्मा झिल्ली ये बताती है कि कौन सा पदार्थ कोशिका को आवश्यकता तो अंदर आना है और कौन से पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, और पदार्थ अवशिष्ट पदार्थ बाहर जाने हैं। इन चीज़ों का पदार्थ का चयन करती है। अब ये पदार्थ अंदर या बाहर जाते हैं, पदार्थ होते हैं आवश्यक पदार्थ अंदर या बाहर जाते हैं, अनावश्यक पदार्थ बाहर आते हैं, आवश्यक पदार्थ अंदर जाते हैं। पदार्थों का आना
और बाहर जाना। ये किस विधि द्वारा होता है? ये होता है विसरण, विसरण विधि द्वारा होता है। विसरण विधि में क्या नियम होता है? पदार्थों के गमन के लिए ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं पदार्थ। जहाँ सांद्रता उच्च होगी वहाँ से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों का गमन होगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड, इसका भी विसरण द्वारा होता है। इसका गमन विसरण के द्वारा पदार्थ अंदर या बाहर जाते हैं कोशिका के अंदर। जैसे मान लो ये कोई कोशिका है और ये इसका क्या है? केंद्रक। और ये क्या है? केंद्रक प्लेज्मा झिल्ली, प्लेज्मा झिल्ली। अब होता क्या है कि जैसे हम जो सांस लेते हैं, सांस में ऑक्सीजन अंदर जाएगी और ऑक्सीजन जब अंदर जाएगी तो प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन जाएगी, तो प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन जाकर इसके अंदर ऑक्सीजन चली गई। अब जैसे ही ऑक्सीजन जाएगी तो ऑक्सीजन काम आएगी और ऑक्सीजन काम आने के पश्चात उसका उत्पाद क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए काम की नहीं है, हमारे शरीर के लिए काम अपशिष्ट पदार्थ है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? हमारे लिए अपशिष्ट पदार्थ है और अपशिष्ट पदार्थ शरीर में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते। तो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और बनने से इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सांद्रता क्या होगी? अधिक हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता क्या है? अधिक। और जबकि बाहर इसकी सांद्रता क्या है? इसकी सांद्रता क्या है? कम। अब यहाँ अधिक सांद्रता है और यहाँ कम सांद्रता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या आ जाएगी? कोशिका के झिल्ली, प्लेज्मा झिल्ली से, कोशिका से प्लेज्मा झिल्ली से होती हुई क्या आ जाएगी? बाहर आ जाती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी तो ऑक्सीजन उसके अंदर चली जाएगी, फिर ऑक्सीजन का उपयोग होता है। इस प्रकार विसरण विधि द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है कोशिका प्लेज्मा झिल्ली के द्वारा। तो कोई भी पदार्थ विसरण में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। जैसे हवा चलती है तो हवा कहाँ कैसे चलती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा चलती है। उसी प्रकार उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों का गमन होता है। अब इसके अलावा गैसों के अलावा जल का भी विसरण के नियमों के अनुसार ही कोशिका के अंदर वह बाहर जाता। आवश्यक जल की आवश्यकता है तो ये जल भी विसरण के द्वारा कोशिका के अंदर और बाहर जाता है। और इनका गमन किस प्रकार होता है? उच्च सांद्रता से, कितने सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। गमन किस प्रकार होते हैं? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर इसका गमन होता है। तो इस प्रकार चयनात्मक पारगम्यता झिल्ली द्वारा विसरण विधि द्वारा पदार्थों को अंदर लेती है और अनावश्यक पदार्थों को क्या निकालती है? बाहर निकालती है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्राशन की विधि।